चलिए बताते हैं ओटीपी की आज कौन तीन स्टोरी हम आपके लिए लेकर के आए। सबसे पहले ममता राज की उल्टी गिनती शुरू, जांच कोर्ट और बगावत बताएंगे आपको। वहीं दूसरी बात करेंगे जंतर मंतर से मेरी सुनो, क्यों कह रहे हैं सोनम वांगचुक। साथ ही रथ यात्रा का सबसे बड़ा रहस्य जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, बताएंगे आपको। तो सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की, जहां की राजनीति इस वक्त अपने सबसे बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। सत्ता बदल चुकी है, लेकिन अब असली लड़ाई शुरू हुई है। देखिए, एक तरफ सरकार ने ममता बनर्जी के 15 साल के कार्यकाल में हुए कथित भ्रष्टाचार की जांच के लिए न्यायिक आयोग बना दिया। वहीं दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस को कोर्ट से झटके पे झटके मिले जा रहे हैं। उधर पार्टी के भीतर बगावत तेज होती जा रही है। कई पुराने और भरोसेमंद नेता दूरी बनाते दिखाई दे रहे हैं दीदी से। मुस्लिम विधायकों का एक बड़ा वर्ग भी यहाँ अलग खेमे में नजर आ रहा है। और इन सबके बीच में बारुईपुर में नाबालिग लड़की की हत्या के मामले ने पूरे बंगाल को झकझोर कर रख दिया और इस पर भी सियासत चरम पर अब पहुंच गई। आइए सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं कि आखिर बंगाल में क्या क्या बदल रहा है और क्यों परेशान है ममता बनर्जी। सबसे पहले बात उस फैसले की जिसने पश्चिम बंगाल की राजनीति में हलचल मचा दी है। राज्य सरकार ने साल 2011 से मई 2026 तक विभिन्न सरकारी विभागों में हुए कथित भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए एक सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया। यानी कि वही समय जब राज्य में तृणमूल कांग्रेस की सरकार थी, उसको चुना गया। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार इस आयोग की अध्यक्षता कोलकाता हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस विश्वजीत बसु करेंगे। आयोग को शिक्षा, खाद्य एवं आपूर्ति, नगर निकाय, पंचायत, आपदा राहत, आवास, मत्स्य पालन, उद्योग, लोक निर्माण विभाग, भूमि प्रशासन, गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जीटीए समेत कई विभिन्न कथित भ्रष्टाचार और वित्तीय गड़बड़ियों की जांच की जिम्मेदारी दे दी गई है। देखिए, अब सरकार का इस पर कहना है कि पिछले कई सालों से इन विभागों में जमकर भ्रष्टाचार हुआ। उसको लेकर लगातार शिकायतें भी सामने आ रही थी। जनता के बीच भी इसको लेकर के सवाल उठ रहे थे और इसीलिए एक स्वतंत्र न्यायिक आयोग बनाकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने का जो फैसला है वो ले लिया गया। सत्ता में आते ही आयोग सिर्फ ये नहीं देखेगा कि किस विभाग में क्या हुआ है, बल्कि ये भी पता लगाएगा कि सरकारी व्यवस्था में ऐसी कौन कौन सी कमियां थी जिनकी वजह से यहाँ वित्तीय अनियमितताओं की गुंजाइश बनी है। आयोग जरूरत पड़ने पर भविष्य के लिए सुधार जो होंगे और सुझाव वो भी देगा। यानी कुल मिलाकर घेरने की तैयारी है। आयोग के कामकाज को मजबूत बनाने के लिए जांच शाखा की जिम्मेदारी एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को दी जाएगी, ताकि प्रशासनिक शाखा की कमान एक आईएएस या यहाँ WBCA अधिकारी संभालें, जो आयोग के सदस्य सचिव भी होंगे। और इसके अलावा पश्चिम बंगाल राजस्व सेवा का एक अधिकारी तकनीकी विशेषज्ञ के तौर पर आयोग की मदद भी करेगा। आयोग को पर्याप्त अधिकार यहाँ पर देने की बात कही गई। जांच के दौरान किसी मामले में आपराधिक साजिश या भ्रष्टाचार के सबूत अगर मिलते हैं तो आयोग संबंधित पुलिस एजेंसी को FIR दर्ज करने की सिफारिश भी कर सकती है। तो आयोग समय समय पर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी और हर रिपोर्ट में आगे की कार्रवाई के सुझाव भी इसमें शामिल होंगे। अब तक तो आपको पता चल गया होगा, जाहिर है इस फैसले के राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे होंगे, क्योंकि जांच का दायरा सीधे उस दौर को कवर कर रहा है जब राज्य में लगातार टीएमसी की सरकार रही और कई अधिकारियों और पूर्व मंत्रियों की भूमिका जांच के दायरे में आ सकती है। हालांकि आयोग स्वतंत्र रूप से काम करेगा और जांच के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगा। देखिए, इसके बीच में टीएमसी को एक और बड़ा झटका कोलकाता हाईकोर्ट से लग गया। हर साल 21 जुलाई को टीएमसी शहीद दिवस मनाती है और ये कार्यक्रम 1993 में पुलिस फायरिंग में मारे गए 13 कांग्रेस कार्यकर्ताओं की याद में आयोजित किया जाता है। और इस बार पार्टी ने यहाँ धर्मतला स्थित विक्टोरिया हाउस से सामने रैली की अनुमति मांगी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इसकी अनुमति देने से इनकार कर दिया कि यहाँ से रैली नहीं निकाल सकते आप। हालांकि अदालत ने पार्टी को बिड़ला तारामंडल के सामने निर्धारित जो स्थान है उस पर कार्यक्रम आयोजित करने की इजाजत दे दी है। लेकिन जस्टिस ने आदेश दिया कि कार्यक्रम में अधिकतम 2500 लोग शामिल हो सकेंगे और दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक आयोजित होगी सभा। अदालत ने कोलकाता पुलिस को कानून व्यवस्था और यातायात सामान्य बनाए रखने के निर्देश भी दिए। साथ ही टीएमसी को 20 स्वयंसेवकों की सूची पुलिस को पहले देनी होगी, जिसका निर्देश दिया गया है, ताकि किसी भी तरीके की अव्यवस्था की जिम्मेदारी तय की जा सके। ये टर्म्स एंड कंडीशन के साथ कहा गया। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अदालत से यह भी कहा कि बिड़ला तारामंडल के सामने बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा होने देना संभव नहीं है। वहीं टीएमसी की ओर से वरिष्ठ नेता जो कल्याण बैनर्जी, उन्होंने दलील दी कि पार्टी ने समय रहते अनुमति मांगी थी, लेकिन बाद में आवेदन करने वाले दूसरे संगठनों को पहले अनुमति दे दी गई है। अदालत ने हालांकि दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यहाँ सीमित अनुमति देने का फैसला सुनाया है कि बहुत ज्यादा भीड़ आप इकट्ठा नहीं करेंगे। लेकिन अदालत से मिला झटका टीएमसी की मुश्किलों का सिर्फ एक हिस्सा है।
पार्टी के भीतर भी हालात तेजी से बदल रहे हैं। विधानसभा चुनाव में हार के बाद संगठन में असंतोष खुलकर सामने आने लगा है। हर दिन ममता बनर्जी को बड़े बड़े झटके मिल रहे हैं। छोटे मोटे नाम नहीं, कोई बड़े बड़े चेहरे ममता बनर्जी की पार्टी को छोड़ करके लगातार जा रहे हैं। विपक्ष अलग बिगुल बजाए बैठा है और इसी क्रम में विभिन्न जिलों के नए अध्यक्षों की घोषणा भी कर दी गई और सबसे ज्यादा तो चर्चा है एक नाम की हो रही है इस वक्त। वो नाम है बीरभूम के लिए अनुव्रत मंडल का, जिनकी चर्चा अब अनुव्रत मंडल लंबे समय से, आपको याद होगा, ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद नेताओं में गिने जाते थे। ऐसे में उनके नाम का बाकी गुट की सूची में शामिल हो जाना, आप सोचिए, राजनीतिक गलियारों में बड़ी हलचल का कारण बन गया। हालांकि अनुव्रत मंडल ने अभी तक इस पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। वहीं आपको जिस तरीके के रिएक्शंस आ रहे हैं, दावा किया जा रहा है नेताओं की तरफ से, अब तक अनुव्रत मंडल से करीब 30 बार बातचीत हुई है। विपक्ष के नेता ने ये भी कहा कि आने वाले दिनों में और भी विधायक और वरिष्ठ नेता उनके साथ जुड़ जाएंगे। हर दिन नए नए बगावती सुर देखने को मिल रहे हैं। बैठक में बागी जो विधायक हैं उनका ये दावा किया गया, जो बैठक आयोजित हुई, कि कई घटनाक्रम सामने आएंगे और कई ऐसे नाम जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। देखिए, इसके अलावा प्रसून बनर्जी को मालदा, देवाशीष कुमार को दक्षिण कोलकाता और संदीपन साहा को उत्तर कोलकाता का अध्यक्ष बनाया गया है। ये जानकारी भी सामने आई जो बैठक हुई। इन नियुक्तियों को टीएमसी के समानांतर संगठन खड़ा करने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। लगातार सरकार कोशिश कर रही है कैसे घेरा जाए। इन सब के बीच में एक और बड़ा बदलाव मुस्लिम नेतृत्व के भीतर पश्चिम बंगाल में दिख रहा है। हालिया विधानसभा चुनाव में टीएमसी के टिकट पर करीब 31 मुस्लिम विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे थे, लेकिन अब पार्टी के भीतर उभरे विभाजन के बाद तस्वीर बदलती यहां भी नजर आ रही है। और जानकारी के मुताबिक अगर हम बात करें तो ऋतव्रत बनर्जी के समर्थन में विधानसभा अध्यक्ष को भेजे गए पत्र पर 58 विधायकों के हस्ताक्षर, जिनमें से कम 17 प्रमुख मुस्लिम विधायक भी शामिल बताए जा रहे हैं। यानी कि मुस्लिम नेतृत्व का एक बड़ा हिस्सा ममता बनर्जी से दूरी बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर ममता बनर्जी का समय अच्छा नहीं चल रहा है। नेताओं में सबसे प्रमुख नाम जो है वो जावेद अहमद खान का है। जावेद अहमद खान लंबे समय तक ममता बनर्जी के सबसे करीबी सहयोगियों में गिने जाते थे। राजनीतिक जानकारों का यह भी कहना है कि इस बदलाव के पीछे में कई वजह भी हो सकती हैं। सबसे पहली वजह की अगर हम बात करें तो बदलता चुनावी गणित और मुस्लिम वोट बैंक में नई राजनीतिक जो परिस्थितियां हैं वो है। वहीं दूसरी वजह सत्ता परिवर्तन के बाद नए राजनीतिक समीकरणों के साथ खुद को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं लोग। वहीं तीसरी वजह विभिन्न नेताओं पर लगे कथित भ्रष्टाचार, आय से अधिक संपत्ति और इस तरीके के मामले में संभावित जांच एजेंसियों की कार्रवाई का डर सता रहा है। लेकिन इन सभी कारणों को अलग अलग दलों की अलग अलग राय के तौर पे अगर हम देखें तो राजनीतिक बहस लगातार बढ़ती चली जा रही है। टीएमसी की मुश्किलें तब और बढ़ गई जब पार्टी से निलंबित पूर्व प्रवक्ता हैं रिजू दत्ता, जिन्होंने नई सरकार की खुलकर तारीफ करते उन्होंने ये कहा कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी बहुत तेजी से, यानी कि रफ्तार बहुत ज्यादा है, काम कर रहे हैं। राज्य में विकास की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उनके मुताबिक जो उद्योग है दोबारा पश्चिम बंगाल में लौट रहा है और आने वाले समय में इसका असर जमीन पर दिखाई देगा। इधर विजू दत्ता ने यह भी कहा है कि जिसने भी भ्रष्टाचार किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी। उन्होंने अभिषेक बनर्जी से भी यहां सीआईडी की पूछताछ का जिक्र करते हुए कहा कि जांच एजेंसियों को अपना काम करने दिया जाना चाहिए और अगर किसी ने कानून तोड़ा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। अभिषेक बनर्जी का भी एंगल इसमें बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, इधर दक्षिण 24 परगना के बारुईपुर में नाबालिग लड़की की हत्या का मामला याद होगा, पूरे राज्य में आक्रोश का कारण था। परिवार का आरोप है कि यहाँ कई घंटे तक लापता रही लड़की, बाद में उसका शव एक तालाब से बरामद हुआ। शुरुआती दौर में पुलिस ने दुष्कर्म की धाराएं नहीं लगाई थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पॉक्सो और दुष्कर्म की जो धाराएं हैं उससे भी इसे जोड़ा गया। इस घटना के बाद इलाके में भारी तनाव फैल गया था। तस्वीर सामने आई थी, याद होगा आपको, कि किस तरीके से ममता बनर्जी कह रही थी कि उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। इस घटना ने राजनीतिक रंग लिया था। तृणमूल कांग्रेस का लगातार आरोप था कि ममता बनर्जी पीड़ित परिवार से मिलने जाना चाहती थी, लेकिन उन्हें यहां कालीघाट स्थित उनके आवास से बाहर ही नहीं निकलने दिया गया। पार्टी ने यह भी आरोप लगा दिया कि उनके घर के बाहर पुलिस बल तैनात कर दिया गया और उन्हें प्रभावी रूप से हाउस अरेस्ट कर दिया गया। देखिए, दूसरी ओर बीजेपी ने इन आरोपों को पूरी तरीके से तभी खारिज किया था और कहा था कि ऐसा कोई हाउस अरेस्ट जैसा मामला नहीं है। टीएमसी सहानुभूति हासिल करने की कोशिश कर रही है, जो स्थिति अभी उसके साथ है। तो दोनों दलों के बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर तब भी चला था। इन तमाम घटनाओं को एक साथ अगर आप देखेंगे तो साफ दिखाई देता है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। एक ओर पिछले 15 वर्षों के कथित भ्रष्टाचार की जांच शुरू हो रही है पश्चिम बंगाल में, तो दूसरी ओर अदालत के फैसले, पार्टी के भीतर बढ़ती बगावत, नेताओं के बदलते राजनीतिक रुख, मुस्लिम नेतृत्व में उभरती दरार और कानून व्यवस्था से जुड़े संवेदनशील मामलों ने राज्य की पूरी राजनीति बदल करके रख दी है। अब सबकी नजर जो है वो न्यायिक आयोग की जांच पर होगी। क्या पुराने मामलों में नई कार्रवाई होगी? क्या टीएमसी के भीतर बढ़ती बगावत
और तेज हो जाएगी? क्या मुस्लिम नेतृत्व का ये बदलाव आगे भी इसी तरीके से जारी रहेगा? और क्या बारुईपुर जैसे मामलों पर सियासत और तेज होंगे? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिल जाएंगे, लेकिन इतना जरूर अभी तय है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में शुरू हुआ ये नया अध्याय अब आने वाले समय में पूरे राज्य की दिशा और दशा दोनों तय कर सकता है, खास करके ममता बनर्जी के लिए। दिल्ली के जंतर मंतर से इस वक्त एक ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जिसने अदालत, सरकार और देश भर के लोगों की चिंता बढ़ा दी। जलवायु कार्यकर्ता और सोशल एक्टिविस्ट, जिसे हम कह सकते हैं शिक्षा सुधार की आवाज बुलंद करने वाले सोनम वांगचुक पिछले 19 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे। लगातार गिरती सेहत को देखते हुए अब दिल्ली हाईकोर्ट ने भी मामले में दखल दिया है। अदालत ने अब साफ कहा है कि हर इंसान की जिंदगी अनमोल है और सरकार को उनकी सेहत पर लगातार नजर रखने और जरूरत पड़ने पर तुरंत चिकित्सा जो सहायता है वो देने का निर्देश दिया गया है, उपलब्ध करवाया जाए। दरअसल सोनम वांगचुक की सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्या उनकी नियमित मेडिकल जांच हो भी रही है और क्या उनकी सेहत की निगरानी के लिए कोई भी तय व्यवस्था वहां पर मौजूद है। इस पर केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को ये बता दिया कि सरकारी डॉक्टर रोजाना उनकी स्वास्थ्य की जांच भी कर रहे हैं जाकर के। जब भी सोनम वांगचुक ने अनुमति दी, डॉक्टर ने उनका परीक्षण किया और उनके निजी डॉक्टर्स को भी जांच की अनुमति दे दी गई है। हंगर स्ट्राइक पर हैं वो। सरकार का पक्ष सुनने के बाद हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि सोनम वांगचुक की नियमित मेडिकल जांच सरकारी डॉक्टर से कराई जाए और डॉक्टर्स की रिपोर्ट के आधार पर अगर उनकी हालत बिगड़ती है तो फिर बिना देरी किए जरूरी चिकित्सीय हस्तक्षेप भी किया जाए। अदालत ने यह भी कहा कि किसी भी नागरिक की जान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और उसे बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। अब देखिए, सरकार ने भी अदालत को भरोसा ये दिलाया है कि डॉक्टरों की सलाह के अनुसार ये जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं उनके स्वास्थ्य को देखते हुए। लेकिन सोनम वांगचुक 28 जून से दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। उनका आंदोलन नीट यूजी 2026 परीक्षा में कथित पेपर लीक, परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग से जुड़ा हुआ है, जो पेपर लीक सामने आया था। आंदोलनकारी शिक्षा व्यवस्था में सुधार और जिम्मेदारी तय करने की मांग लगातार कर रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर के केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी उठाई जा रही है। और जानकारी के मुताबिक देखिए, लंबे समय से उपवास की वजह से सोनम वांगचुक का जो वजन है करीब 8.5 किलो तक कम हो चुका है और चलने फिरने में भी दिक्कत हो रही है, बड़ा वीक हो चुके हैं। डॉक्टर लगातार हालांकि मॉनिटर कर रहे हैं उनकी बिगड़ती सेहत को देखते हुए। कई सामाजिक कार्यकर्ता, नेता और हजारों समर्थक उनके साथ भूख हड़ताल खत्म करने की अपील कर रहे हैं। लोग हर दिन वहां पर आकर के विजिट कर रहे हैं। कहना है लोगों का कि आंदोलन का संदेश देश भर तक पहुंच चुका है और अब उन्हें अपनी सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। हालांकि सोनम वांगचुक फिलहाल पीछे हटने को तैयार नहीं। उन्होंने साफ ये कह दिया है कि आंदोलन सिर्फ एक परीक्षा का मुद्दा नहीं है, बल्कि देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य और शिक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ट्रांसपेरेंसी की लड़ाई वो लड़ रहे हैं। उन्होंने सरकार से छात्रों की आवाज सुनने और इस मुद्दे पर गंभीरता से बातचीत करने की अपील भी कर दी। लेकिन इन सब के बीच में देखिए, आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए 20 जुलाई को संसद मार्च का ऐलान भी किया गया। मॉनसून सत्र भी इसी दिन शुरू हो रहा है और इसी दिन आपको ये बता दें कि ये ऐलान किया गया कि हम मार्च करेंगे। वहीं सबकी नजर इस बात पर है कि क्या सरकार आंदोलनकारियों से बातचीत करेगी या कोई समाधान इससे निकलेगा। और सबसे अहम, क्या बिगड़ती सेहत को देखते हुए सोनम वांगचुक अपनी भूख हड़ताल खत्म करेंगे या अपनी मांगों पर डटे रहेंगे। सभी मनुष्य मेरी प्रजा है, यही है भगवान जगन्नाथ का वो दिव्य संदेश जो हर साल रथ यात्रा के माध्यम से पूरी दुनिया को समानता, सेवा और मानवता का पाठ पढ़ाता है। आज इसी आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है, जहां भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ भव्य रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकले। पूरा शहर जय जगन्नाथ के जय घोष, शंखनाद और भजन कीर्तन से गूंज उठा। प्राचीन श्री जगदीश मंदिर से सुबह वैदिक मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ भगवान की रथ यात्रा शुरू हुई। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा की सुसज्जित प्रतिमाओं फूलों से सजे दिव्य रथ पर विराजमान किया गया। जैसे ही रथ मंदिर से बाहर निकला, श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा करके भगवान का स्वागत किया। शहर की सड़कों पर हजारों श्रद्धालु उमड़ पड़े और पूरा वातावरण मानो भक्तिमय हो गया। हर साल इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिलती हैं और इस साल रथ यात्रा का सबसे बड़ा आकर्षण था भगवान का भव्य रथ, जिसे 51 किलो सुगंधित और रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया था। जहां से रथ गुजरा वहां श्रद्धालुओं ने हाथ जोड़कर भगवान का स्वागत किया। कई लोगों ने रथ खींच करके पुण्य का लाभ भी लिया।
और कई भक्तों ने रथ के आगे झाड़ू लगाकर अपनी श्रद्धा व्यक्त की। धार्मिक मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचने और उसके आगे झाड़ू लगाना सेवा, विनम्रता और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है, जो रस्म लोग निभाते आए। नगर भ्रमण के बाद देखिए रथ यात्रा दोबारा मंदिर परिसर पहुंची, जहां भगवान की महाआरती की गई और इसी के बाद भगवान को 56 प्रकार के व्यंजनों का 56 भोग अर्पित किया गया और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने यहां महाआरती में भी भाग लिया और प्रसाद ग्रहण करके भगवान का आशीर्वाद लिया। एक उत्सव देखने को मिला और इस बार भगवान जगन्नाथ का विशेष श्रृंगार भी आकर्षण का केंद्र रहा है लोगों के बीच में। करीब 1,51,000 रुपए की लागत से तैयार स्वर्ण और हीरे जड़ित मुकुट भगवान को जो भक्त हैं उन्होंने अर्पित किया। इस मुकुट से सजे भगवान के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गई। बड़ी शोभा बढ़ा रही थी भगवान की ये मुकुट। रथ यात्रा के दौरान शहर के कई सामाजिक संगठनों ने श्रद्धालुओं के लिए पेयजल और प्रसाद की व्यवस्था की। जगह जगह भगवान के स्वागत में पुष्प वर्षा हुए और आपने देखा किस तरीके से भक्ति उल्लास की तस्वीरें देखने को लगातार साफ मिल रही थी। लेकिन इन सब के बीच में क्या आप ये जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ की यात्रा से जुड़ी एक ऐसी परंपरा जिसे अधर पना के नाम से जाना जाता है। अधर यानी होठ और पना यानी दूध। पनीर, गुड़, केला, चीनी, सुगंधित मसालों से तैयार किया गया ये विशेष मीठा पेय है। ये पेय 3 बड़े मिट्टी के घड़ों में भरकर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथ पर भगवान के अधरों की ऊंचाई तक रखा जाता है। पूजा अर्चना के बाद इन घड़ों को जानबूझकर रथ पर ही तोड़ दिया जाता है, जिससे पूरा पेय रथ और जमीन पर फैल जाता है। हैरानी की बात यहाँ ये है, ये जगन्नाथ परंपरा का इकलौता ऐसा महाप्रसाद माना जाता है जिसे ना तो भक्त ग्रहण करते हैं और ना ही मंदिर के पुजारी। धार्मिक मान्यता के अनुसार ये प्रसाद उन अदृश्य आत्माओं और पितरों, साथ ही उन शक्तियों के लिए अर्पित किया जाता है जो रथ यात्रा के दौरान भगवान के दर्शन के लिए आती हैं। और मान्यता ये भी है कि महाप्रभु के स्पर्श से ये प्रसाद उन्हें तृप्त करता है और उनकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। ये बड़ी अनोखी परंपरा है। जगन्नाथ परंपरा ये भी मानती है कि रथ यात्रा में केवल मनुष्य नहीं बल्कि देवता, पार्षद और उनके अदृश्य शक्तियां भी भगवान के साथ चलती हैं और इसीलिए अधरपना का ये प्रसाद भूमि पर अर्पित किया जाता है ताकि वो सभी दिव्य शक्तियां भी भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। और यही कारण है कि इस प्रसाद को कोई मनुष्य ग्रहण नहीं करता। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि समानता, सेवा, करुणा और समरसता का जीवंत संदेश है। जब भगवान स्वयं मंदिर से निकलकर अपनी प्रजा के बीच आते हैं तब वो ये बताते हैं कि उनके लिए ना कोई छोटा है और ना कोई बड़ा, ना कोई ऊंचा है और ना कोई नीचा, सब एक समान है। सभी मनुष्य उनकी प्रजा है। यही संदेश इस भव्य रथ यात्रा की सबसे बड़ी पहचान है और ये शोभा देखने को मिल रही है सड़कों पर। हर साल करोड़ों लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं और ये जन सैलाब हमें सड़कों पर देखने को मिलता है। तो आज ओटीपी में 3 मुद्दों पर हमने बात की। शुरुआत हमने पश्चिम बंगाल की राजनीति से की है, उसके बाद हम सीजेपी की भी बात, कांग्रेस जनता पार्टी की बात करते हुए नजर आए कि क्या कुछ चल रहा है। कांग्रेस जनता पार्टी किस तरीके से प्रोटेस्ट को आगे बढ़ा रही है। 20 जुलाई को उनका क्या कार्यक्रम है तय और सोनम वांगचुक की तबीयत कैसी है, हालत कैसी है और इसके अलावा जय जगन्नाथ कैसे इस वक्त हर कोई बोल रहा है और क्या तस्वीरें यहाँ से देखने को सामने मिल रही है रथ यात्रा की और इसके पीछे की रहस्य क्या है, वो प्रसाद जो मनुष्य ग्रहण नहीं करते हैं। आप किन खबरों पर बातचीत करना चाहेंगे हमसे और कौन सी खबरें जिस पर आप डिटेल्स चाहते हैं, कमेंट करके आप अपनी राय बताइए या इन खबरों पे भी आप अपनी राय हमसे साझा कर सकते हैं। आप कमेंट कीजिए।